प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपना चौथा पाठ जो है आठवां पाठ पचमढ़ी, हमने इसका पठन और व्याख्या दोनों किया था। आपको इसके जो शब्दार्थ हैं हमने लिखवाए थे, तो आपने सुलेख लेखन में इसका 2 पेज लिखा था। क्लास वर्क नोटबुक में इसका आपने 1 पेज सुलेख लेखन लिख रखा है। पाठ से संबंधित चित्र बना रखा है और शब्दार्थ को भी लिख करके याद किया। तो ये था हमारे क्लास वर्क नोटबुक का जो अभ्यास अब तक हमने जो कर रखा है। और आज हम इसके मौखिक प्रश्नों को चर्चा के द्वारा करेंगे। तो शुरू करते हैं। मौखिक प्रश्न पाठ 8 है हमारा पचमढ़ी में मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न है। तो मौखिक का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। यह पत्र किसने किसे कहाँ से लिखा है, कहाँ से लिखा है। तो जैसा कि एक प्रश्न दिया है, यह पत्र किसने किसे कहाँ से लिखा, तो हम कहेंगे इसी क्रम में हम उसका उत्तर देते हैं। जैसे सबसे पहले बोला किसने, पत्र लिखने वाला कौन है, अपर्णा, हमें पता है। किसे लिखा है, अपनी सहेली सिमरन। और कहाँ से लिखा है, पचमढ़ी से लिखा। जैसे कि हम जानते ही हैं कि जो पूरा पाठ है ये एक पत्र है जिसे अपर्णा ने अपने सहेली सिमरन को लिखा है। इस तरह के जो पत्र होते हैं, जब व्यक्ति अपने किसी मित्र को या परिवार के सदस्य को लिखता है तो उसे अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। आपको ये पता ही, अनौपचारिक पत्र में व्यक्ति अपनी जो मन की बातें होती हैं, खासकर इसमें हमने देखा पचमढ़ी की, जब अपर्णा ने पचमढ़ी के दर्शन किए, जब वो घूमने गई, उसने बड़ी अद्भुत चीज़ें देखी। शायद उसने पहले ऐसे पहाड़ी दृश्य नहीं देखे थे। पचमढ़ी है भी बहुत सुंदर जगह। तो उसने, बच्चों के मन में एक जिज्ञासा रहती है कि अपने जानने वालों तक ये जो बात है वो कैसे पहुंचा दूँ। तो आजकल तो मोबाइल से लोग अपने मन की बात तुरंत अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, मित्रों तक पहुंचा देते हैं बात। लेकिन इसमें अपर्णा ने पत्र लिख कर, और पत्र भी क्या है, एक तरह से हम कहेंगे अपने जो मन की बात को लिखित रूप से दूसरों तक पहुंचाने का एक ज़रिया ही तो होता है। तो पत्र के माध्यम से अपर्णा ने अपनी सहेली सिमरन को एक पत्र लिखा था, हमने देखा है। सिमरन कहाँ रहती थी, वो दिल्ली में है। जैसा कि हमने पत्र में बीच में एक वाक़या आया था कि मैं दिल्ली आकर आपको जो कैमरे में हमने
जो तस्वीरें कैद की हैं या बंद की हैं, वो मैं आपको दिल्ली में दिखलाऊंगी। तो इससे हमें पता चला कि सिमरन जो है वो दिल्ली में है, सिमरन का जो घर है वो दिल्ली में। तो हमें क्या क्या पूछा गया है, यह पत्र किसने, मतलब पत्र किसने लिखा है, किसे लिखा है और कहाँ से लिखा है। कहाँ से मतलब स्थान की बात। तो हम इसी तरह इसका उत्तर भी देंगे कि यह पत्र अपर्णा ने किसे, अपनी सहेली सिमरन को पचमढ़ी से लिखा है। तो इसी क्रम में दिया जाएगा। तो जिस क्रम में हमसे ऐसा प्रश्न पूछा जाता है उसी क्रम में हम रखेंगे और टू दी पॉइंट आंसर देना है, जिसे हम कहते हैं ना एकदम सटीक उत्तर। जितना हमसे पूछा जाएगा हम उतना ही उत्तर देंगे। तो क्रम भी उसको बदलेंगे नहीं। पहला हमें क्या लिखना है, किसने। तो यह पत्र अपर्णा ने किसे, अपनी सहेली सिमरन को पचमढ़ी से लिखा है। स्थान कहाँ का है, तो स्थान के बारे में पूछा है। स्थान हमें पता ही है, पचमढ़ी से ही ये पत्र लिखा गया। तो इस तरह से हम मौखिक प्रश्न जो है चर्चा के द्वारा आपको बताया। तो लघु प्रश्न के रूप में परीक्षा में आता है। ये मौखिक प्रश्न है, लघु प्रश्न के रूप में ही पूछा जाता है, आप जानते ही हैं। तो हम इसे इसी क्रम में लिखेंगे। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ, फिर अगले प्रश्न पर पढ़ेंगे। यह पत्र किसने, किसे, कहाँ से लिखा है। तो उत्तर एकदम सटीक होना चाहिए, इसी क्रम में होना चाहिए इस क्रम में पूछा जाता है। तो हम लिखेंगे यह पत्र अपर्णा ने अपने सहेली सिमरन को पचमढ़ी से लिखा है। तो ये था हमारा पहला कब का हमने उत्तर दे दिया। अब दूसरे प्रश्न में चलते हैं। ख प्रश्न है हमारा, पचमढ़ी के मुख्य दर्शनीय स्थल दर्शनीय स्थान कौन कौन से हैं, कौन कौन लिखा है, कौन से हाँ। तो दर्शनीय का क्या अर्थ होता है, दर्शन योग्य, देखने लायक या देखने योग्य। दर्शनीय स्थान पचमढ़ी आपको पता है बहुत बड़ी जगह थी। अपर्णा ने लगभग 3 दिन में इसका दर्शन किया। दर्शनीय का अर्थ होता है देखने योग्य। दर्शनीय मतलब देखने योग्य या देखने लायक। कौन कौन से स्थल थे, तो हमने उन स्थलों के बारे में इनका नाम बताना। जैसे कि हमने क्या देखा, सबसे पहले दिन अपर्णा जिस क्रम में गई थी हम उसी क्रम में भी बता सकते हैं। वो सबसे पहले महादेव गुफा में गई थी, उसके बाद में चौरागढ़, उसके बाद में जटाशंकर। पहले दिन उसने 3 चीज़ देखा था, महादेव गुफा, दूसरे और उसके बाद दूसरी जगह। पहले दिन 3 स्थान देखे थे, महादेव गुफा, चौरागढ़ और जटाशंकर। अगले दिन दूसरे दिन की बात करेंगे तो वो बी फॉल में गई थी, जिसे रजत प्रपात भी कहा जाता है, बी फॉल या रजत प्रपात। उसके बाद वह कहाँ गई, राजेंद्र गिरी और राजेंद्र गिरी और बिग फॉल, बी फॉल या बिग फॉल। और उसके बाद जो सबसे
तीसरे दिन की बात की जाए तो वह धूपगढ़, जो पचमढ़ी का सबसे ऊंचा पहाड़ है या सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा पहाड़ है, वहाँ गई थी। तो ये दर्शनीय स्थल है। उसके अलावा भी कुछ गुफाएं थी, जैसे पांडव गुफाएं, डैचिस फॉल, वहाँ भी गई थी। तो मुख्य हमें स्थल आपको बताने। प्रश्न क्या कहता है? पचमढ़ी के मुख्य दर्शनीय स्थान कौन से हैं? पचमढ़ी के मुख्य दर्शनीय स्थान कौन कौन से हैं? तो हमें यही बताना है। पचमढ़ी के मुख्य जो दर्शनीय स्थान हैं वो है महादेव गुफा, चौरागढ़, उसके बाद में जटाशंकर, बी फॉल, राजेंद्र गिरी और धूपगढ़। धूपगढ़ का जो पहाड़ है वो है। तो ये मुख्य दर्शनीय स्थल हम कह सकते हैं। जैसा कि पाठ में भी बताया गया उनके बारे में कि वे काफ़ी सुंदर स्थान है, दर्शनीय है, और हर जो पर्यटक वहाँ जाता है उन्हें अवश्य देखता है। तो मुख्य चीज़ें ही हमें बतानी थी। तो हम क्या बताएंगे? प्रश्न है पचमढ़ी के मुख्य दर्शनीय स्थान कौन कौन से हैं? तो हम लिखेंगे पचमढ़ी के मुख्य दर्शनीय स्थान है महादेव गुफा, चौरागढ़, जटाशंकर, बी फॉल, राजेंद्र गिरी और पचमढ़ी का सबसे ऊंचा पहाड़ धूपगढ़। दर्शनीय मुख्य दर्शनीय स्थान हैं। इस तरह से हम लिखेंगे अपने ही शब्दों में। तो मुख्य ही बताने हैं और उनके बारे में विस्तार से नहीं, क्योंकि मुख्य दर्शनीय स्थान हो रहा है तो किसी भी के बारे में विस्तार से मत बताइएगा कि धूपगढ़ है सबसे ऊंचा पहाड़ है, उसके बारे में विस्तार से नहीं बताना कि महादेव गुफा है 300 फुट लंबी गहरी है, इसके विस्तार से नहीं बताना है। हमें केवल मुख्य स्थानों के नाम बताने हैं। तो ये था हमारा ख प्रश्न। तो एक बार फिर से मैं इसे दोहरा देता हूँ। मुख्य कौन कौन से हैं? मुख्य मतलब जो बड़े बड़े हैं, इसमें इसके अलावा और भी छोटी छोटी जगह हैं, उनको नहीं बताना है। पचमढ़ी के मुख्य दर्शनीय स्थल है महादेव गुफा, चौरागढ़, जटाशंकर, बी फॉल, राजेंद्र गिरी और पचमढ़ी का सबसे ऊंचा पहाड़ धूपगढ़ हैं। अगला ग प्रश्न पे चलते हैं। हमारा हो गया ग। हमारा ग प्रश्न है बी फॉल। बी फॉल एक ही शब्द है। बी फॉल को रजत प्रपात क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? बी फॉल को रजत प्रपात क्यों कहते हैं? तो हम जानते हैं बी फॉल 150 फीट की ऊंचाई से पानी गिर रहा है। प्रपात का मतलब होता है, बी फॉल का मतलब वाटरफॉल को इंग्लिश में फॉल कहा जाता है, वाटरफॉल को हिंदी में जल प्रपात कहा जाता है, इंग्लिश में वाटरफॉल। तो बी फॉल बिग फॉल से लिया गया है, तो फॉल का मतलब यहाँ वाटरफॉल से है। और बी फॉल को रजत प्रपात क्यों कहते हैं? जैसा कि हमारे जो पाठ में भी बताया गया है कि बी फॉल में जो है जो जल है 150 फीट की ऊंचाई से नीचे चट्टानों पर गिरता है, और इतनी ऊंचाई से जब पानी गिरता है तो उसमें क्या हो जाता है, जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो उसमें चांदी सी चमक आ जाती है। रजत का अर्थ होता है चांदी। आपने देखा ओलंपिक खेलों में भारत ने भी रजत पदक भी जीते हैं, स्वर्ण पदक भी जीते हैं। तो रजत क्या होता है? सिल्वर मेडल के लिए बोला। सिल्वर को हिंदी में चांदी कहा है। तो रजत का क्या अर्थ है? चांदी। हमने शब्दार्थ में भी आपको बताया था, याद होगा आपको।
रजत है का अर्थ होता है चांदी की तरह। तो जो पानी 150 फीट की ऊंचाई से जब गिरता है और सूर्य की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है तो लगता है कि वह पानी नहीं है। पानी तो पारदर्शक होता है, लेकिन वो चांदी की तरह चमकने लगता है। तो इसीलिए कुछ लोग बी फॉल को रजत प्रपात भी कहते हैं, क्योंकि जो चांदी की तरह पानी चमकता है तो कभी कभी एहसास होता है कि वो पानी ना होकर चांदी की कोई जलप्रपात है ये, तो हम कहेंगे चमक के कारण ऐसा प्रतीत होता है। तो बी फॉल को रजत प्रपात इसलिए कहते हैं, अब कारण बताना। बी फॉल को रजत प्रपात क्यों कहते हैं, हमारा प्रश्न यही था ना। रजत बी फॉल को रजत प्रपात क्यों कहते हैं, तो कारण बताना है। हम कहेंगे बी फॉल को रजत प्रपात कहते हैं क्योंकि 150 फीट की ऊंचाई से गिरता पानी चांदी की तरह चमकता, या 150 फीट की ऊंचाई से गिरता पानी सूर्य की रोशनी में चांदी की तरह प्रतीत होता है, इसलिए इसका नाम रजत प्रपात भी कहा गया है। तो दोनों तरह से हम लिख सकते हैं। तो बी फॉल को रजत प्रपात भी कहा जाता है क्योंकि 150 फीट की ऊंचाई से गिरता पानी चांदी की तरह चमकता है। तो इसे भी पता चल गया चांदी की तरह चमक होगा, इसीलिए लोग इसे रजत प्रपात भी कहते हैं। यहाँ का जो पानी है वो सूरज की रोशनी के कारण चमकने लगता है और चांदी सा प्रतीत होता है। तो हमारा अंतिम एक और प्रश्न बचा है बच्चों, घ का। राजेंद्र गिरी का नाम क्यों पड़ा है? घ है राजेंद्र गिरी। राजेंद्र गिरी, गिरी पहाड़ को कहा जाता है। आपने पर्यायवाची शब्द में किया होगा, पर्वत, गिरी, पहाड़, ये सब पर्यायवाची शब्द का यह नाम क्यों पड़ा? यह नाम क्यों पड़ा है? क्यों पड़ा है? यह नाम क्यों पड़ा है? राजेंद्र गिरी का यह नाम क्यों पड़ा है? तो हम शुरू करते हैं। इसके बारे में आपको पता ही है कि राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति। तो कभी कभी हम किसी बड़े पद पे आसीन व्यक्ति के जो खास व्यक्ति होते हैं, जैसे भारत का प्रथम राष्ट्रपति, तो उनको सम्मान देने के लिए पर्वतों के नाम भी रखे जाते हैं। तो राजेंद्र गिरी का यह नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया। राजेंद्र गिरी का यह नाम भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के को सम्मान देने के लिए रखा गया है। तो जैसे कि पर्वतों के नाम किसी विशिष्ट व्यक्ति के नाम पर रखे जाते हैं, तो ये सम्मान देने के लिए ही किया जाता है। आपने देखा होगा पर्वतों के नाम होते हैं, अभयारण्य जैसे होता है, उनके भी नाम किसी खास व्यक्ति पे। सड़कों के नाम भी आपने याद होगा, सड़कों के भी नाम जो है वो किसी खास व्यक्ति को सम्मान देने के लिए रखा जाता है। तो उसी तरह ये जो पचमढ़ी का जो वन है, सुंदर वन, इसका नाम राजेंद्र गिरी रखा गया। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सम्मान देने के लिए इस पर्वत का नाम राजेंद्र गिरी रखा गया है। गिरी का अर्थ होता है पहाड़, राजेंद्र नाम से लिया गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से राजेंद्र लिया गया है, और गिरी का अर्थ आपको पता ही है, पहाड़ से। एक तरह से भारत के प्रथम राष्ट्रपति को सम्मान देने के लिए इस पर्वत का नाम राजेंद्र गिरी रखा गया। तो बच्चों ये थे हमारे मौखिक प्रश्न इस पाठ के। हमने 4 मौखिक प्रश्न कर लिए हैं, और जैसा कि आपको पता ही है
हम मौखिक प्रश्नों को मौखिक रूप से ही करते हैं, चर्चा के द्वारा करते हैं। तो हम चर्चा अपने ऑफलाइन क्लास में भी और ऑनलाइन क्लास में भी जारी रखेंगे। आप इसे अपने शब्दों में इसको बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।